वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में डिस्कशन किया। मैं आपको एक ब्रीफ रिवीजन दे देता हूँ उन डिजीज़ के बारे में और फिर हम बात करते हैं आगे जो हमारी बची हुई डिजीज़ है उन्हें कंप्लीट करते हैं। जो सबसे पहले डिजीज़ हमने बात करी वो स्कारलेट फीवर, और जैसा कि आपको बताया गया कि इसका जो एजेंट है, बैक्टीरियल एजेंट जिससे डिजीज़ होती है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। इसमें छोटे छोटे रैशेस हो जाते हैं, एक गूज पिंपल्स की तरह। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, गूज पिंपल्स इस तरह के दाने जैसे स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, और इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे डिजीज़ का पता चलता है वो डिक टेस्ट कहा जाता है उसे। देन देयर वाज एन इम्पॉर्टेंट डिजीज़ गोनोरिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो निजेरिया गोनोरियाई से होती है। और एक हमने मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के बारे में बात की, वो भी निजेरिया जीनस से ही है, स्पीशीज़ डिफरेंट है, निजेरिया मेनिंजाइटिडिस। एक और टिटेनस लॉक जो डिजीज़। बच्चों में ध्यान रखना है कि ये टिटेनस हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी से डिफरेंट है। हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होती है, और ये एक बैक्टीरियल टॉक्सिन के कारण होती है। द टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, ग्राम नेगेटिव एनारोबिक सॉइल बैक्टीरिया है टिटेनस। इसे हम लॉक जॉ डिजीज़ भी कहते हैं क्योंकि इसमें जॉज के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और लॉक जो है हमारा वो लॉक हो जाता है। देन देर इज़ अनदर डिजीज़ कॉल्ड बोटुलिज्म, वो भी क्लॉस्ट्रीडियम जीनस से ही है। फूड पॉइजनिंग कॉमनली हम इसे कहते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलाइनम से होता है। दोनों ही बैक्टीरिया, चाहे क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई हो चाहे क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलाइनम हो, ये एक प्रकार का एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं। वो जो हार्म बॉडी को पहुंचता है वो उस टॉक्सिन के कारण पहुंचता है। देन वी हैव अनदर डिजीज़, वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़, टाइफॉइड फीवर। इसे हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं क्योंकि इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया ग्रो करता है। साल्मोनेला टाइफी से ये डिजीज़ होती है। देन वी हैव, हाँ, इसमें टाइफॉइड में आपको एक तो इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में याद रखना है। विडाल टेस्ट जो है वो इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है। और एक हमें ये ध्यान रखना है कि जब सीवियर केसेस होता है उस केस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ भी हो सकती है, यानी कि इंटेस्टाइन जो है उसमें छेद भी हो सकता है। कोलेरा हमारे पास दूसरी डिजीज़ है, और मैंने आपको एक बात बताई कि कोलेरा का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये एक वाटर बोर्न डिजीज़ है। दो वाटर बोर्न डिजीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, एक कोलेरा होगा और एक आगे जाके मैं हिपेटाइटिस ए जो कि वायरल डिजीज़ जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा। दो मेन वाटर बोर्न डिजीज़ है, एक कोलेरा हो जाएगा और एक हिपेटाइटिस ए हो जाएगा। न्यूमोनिया अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दो बैक्टीरिया से हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से ये डिजीज़ हो सकती है। बुबोनिक प्लेग, इसे हम ब्लैक डेथ कहते हैं, आपको बताया गया था 94 में इंडिया में इसका एक मेजर आउटब्रेक हुआ था, एपिडेमिक। ये एक बैक्टीरिया से होती है जिसे हम यर्सिनिया पेस्टिस कहते हैं। और एक और चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये जो बैक्टीरिया है, एक फ्लिया, एक मक्खी जैसा स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर रहता है ये बैक्टीरिया, उसके अंदर रहता है, उसका नाम है जिनोप्सिला। और वो जिनोप्सिला कहाँ रहती है बच्चों? वो चूहों के ऊपर रहती है, तो वो रेड फ्लिया इसलिए उस जिनोप्सिला को कहते हैं, और उसके ऊपर ही यर्सिनिया पेस्टिस पाया जाता है। देन वी हैव पर्टूसिस, वूपिंग कफ भी कहते हैं क्योंकि इसमें जब इन बच्चों को ये पर्टूसिस हो जाता है तो उस समय सांस लेते समय एक पर्टिकुलरली साउंड प्रोड्यूस होता है, एंड दैट इज़ वाई वी कॉल इट पर्टूसिस या वूपिंग कफ कहते हैं। बोर्डेटेला पर्टूसिस से ये डिजीज़ होती है। और इसका जो मेन आपको पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि इसका जो वैक्सीन है वो डीपीटी वैक्सीन है। डीपीटी वैक्सीन बेसिकली 3 डिजीज़ का वैक्सीन है जो एक साथ दिया जाता है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनिस, तीनों का एक कंबाइन वैक्सीन है। ओके, लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट डिजीज़ एंड दैट इज़ डिप्थीरिया। बच्चों अगेन ये जो है बच्चों की डिजीज़ है, पर्टिकुलरली चिल्ड्रंस को ज़्यादा होती है, दे आर मोर ससेप्टिबल। कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरियाई से ये डिजीज़ होती है। तो यहाँ आपको डिप्थीरिया से इसको याद रखना पड़ेगा, इसकी जो स्पीशीज़ है उसमें डिप्थीरिया ही आता है, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। इस डिजीज़ का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो ये है कि जो गला है, गले में थ्रोट में मटेरियल रिलीज़ होने लगता है, और वो जो मटेरियल वाइटिश ऑफ वाइट कलर का एक मटेरियल डिपॉजिट होने लगता है थ्रोट में, और धीरे धीरे उसकी थिकनेस बढ़ने लगती है और गले में एक मेम्ब्रेन सी बन जाती है, बड़ी टफ मेम्ब्रेन बनती है। और उस टफ मेम्ब्रेन बन जाने के बाद सांस लेने में बड़ी परेशानी होने लगती है, और उस वजह से सफोकेशन होने लगता है, और समटाइम इट बिकम इवन मोर डेंजरस सफोकेशन के बाद।
डेथ भी हो सकती है। इसका जो इन्फेक्शन है, क्योंकि थ्रोट इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन कर रहा है ये बैक्टीरिया, तो अगेन जो है इसका जो ट्रांसमिशन होगा वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू होगा। तो इसमें ये आप पढ़िए, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है कि ओजिंग ऑफ सेमी सॉलिड मटेरियल इन थ्रोट फॉर्मिंग अ टफ मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इन सफोकेशन। इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है बच्चों वो शिक टेस्ट हो जाएगा। अब तक हमने 3 टेस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है, नहीं आई थिंक 4 का कर लिया है। सबसे पहले स्कारलेट फीवर बताया मैंने, उसका डिक टेस्ट है। उसके बाद बुबोनिक प्लेग के बारे में मैंने आपको बताया, और बुबोनिक प्लेग का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट मैंने आपको बताया था वो वेजन स्टेन टेस्ट बताया। टाइफॉइड का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट बताया मैंने आपको वो विडाल टेस्ट बताया है। और अब डिप्थीरिया का जो टेस्ट है वो शिक टेस्ट हो जाएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट डिजीज़, ट्यूबरकुलोसिस। बड़ी कॉमन डिजीज़ है इंडिया की ये, और इसलिए ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। ट्यूबरकुलोसिस बच्चों भूलना नहीं है, याद रखना है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का नाम है जिससे ये डिजीज़ होती है। हम नॉर्मली जानते हैं कि जो इन्फेक्शन है इस बैक्टीरिया का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, बड़ी आसानी से ये हवा में प्रेजेंट रहता है, और जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसकी बॉडी में डिजीज़ हो जाती है। अदरवाइज वी कैन ऑलवेज फाइंड द स्पोर्स ऑफ द बैक्टीरिया इन द एयर। कॉमन डिजीज़ है पर्टिकुलरली इंडिया में, तो इस कारण इसका स्पोर भी हवा में मिलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन डिजीज़ होगी उन्हीं को जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होगा। पर्टिकुलरली इसका वैक्सीन अवेलेबल है, तो मोस्टली क्या इंडिया में बहुत जल्दी इसका वैक्सीन लगा लिया जाता है। चाइल्डहुड में इसका वैक्सीन लगाया जाता है। BCG वैक्सीन इसका है बच्चों, ये देखो आप, मैंने यहाँ लिखा हुआ है BCG वैक्सीन है, याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। बेसिलस कामेटी ग्यूएरिन पहले लिखवा चुका हूँ मैं आपको, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है ये, और जो मैंने वैक्सीन पढ़ाया है आपको उनमें BCG के वैक्सीन के बारे में आपको बता चुका हूँ। इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो मेंटॉक्स टेस्ट है, तो दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, याद रखना है, मेंटॉक्स टेस्ट और BCG वैक्सीन। वर्ल्ड TB डे हम 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, और इसको WHO ने डिक्लेयर किया है, और अवेयरनेस अबाउट TB दुनिया में रहे उसलिए हम इस दिन को मनाते हैं। बच्चों मोस्टली हम ये जानते हैं कि जो TB है वो लंग्स की डिजीज़ है, फेफड़ों की बीमारी होती है, ऐसा कहते हैं, और बात भी सही है कि इस बैक्टीरिया की जो मोस्ट फेवरेबल साइट ऑफ इन्फेक्शन है वो नो डाउट लंग्स होते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए बच्चों कि जो TB होती है, जो ट्यूबरकुलोसिस है, वो बच्चों उसके अलावा दूसरी जगहों पर दूसरे ऑर्गन्स को भी हो सकती है। इन्फेक्शन इन लंग्स तो ठीक है, बहुत ही कॉमन है, लेकिन बैक्टीरिया जो है मे ऑल्सो इन्वेड बोन्स, जॉइंट्स, आइज, लिम्फ नोड्स, किडनीज, लेरिंग्स, स्किन एंड इवन द ब्रेन। तो आपको कभी भी सुनने में मिल जाएगा उसको जो है पीछे रीढ़ की हड्डी में TB हो गई है, या उसको किडनी में TB हो गई। दीज आर ऑल्सो वेरी कॉमन, नॉट, ठीक है ओबियसली कि लंग्स में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन दूसरे ऑर्गन्स में भी TB हो सकती है। इवन जो स्पाइन हो हमारी है, वर्टिब्रल कॉलम, वहाँ पर भी TB हो सकती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। उसको हम फिर पॉट्स डिजीज़ पर्टिकुलरली उसको इस नाम से जानते हैं, पॉट्स डिजीज़, दैट इज़ द TB ऑफ द स्पाइन। ओके, तो एक बार फिर से इसको ध्यान दें हम। ट्यूबरकुलोसिस किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया हो जाएगा। और 3 पॉइंट इसमें इधर ये ध्यान रखने हैं आपको, इसका वैक्सीन जो है वो BCG है, इसकी फुल फॉर्म बैसिलस कामेटी ग्यूएरिन है। इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो मेंटॉक्स टेस्ट हो गया, और वर्ल्ड TB डे हम 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट डिजीज़, दैट इज़ लेप्रोसी। इसे हम हैंसन्स डिजीज़ भी कहते हैं, और आपने सुना होगा इसके बारे में। हम इंडिया में हिंदी में इसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं बच्चों। और कॉमनली अगर हम बात करें तो इसको कोड के नाम से जाना जाता है इस डिजीज़ को। फिर से वही बैक्टीरिया जीनस वही है, मैंने डिजीज़ का क्लासिफिकेशन इसी अकॉर्डिंगली किया है। आपने नोटिस किया होगा कि सेम जीनस से होने वाले डिजीज़ को मैंने साथ में रखा है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, और इससे हमें ये डिजीज़ होती है लेप्रोसी। बहुत ही इसको पहले कॉन्टेजियस डिजीज़ माना जाता है, क्या ह्यूमन टू ह्यूमन डायरेक्ट इसका ट्रांसमिशन होता है बच्चों, और बड़ी ख़राब बीमारी मानी जाती है। गांव में पहले बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ थी, अब धीरे धीरे कम पड़ गए, इसके इंसिडेंसेस कम हो रहे हैं,
कंट्रोल में आ चुकी है डिजीज़, ये काफ़ी कंट्रोल में आ चुकी है, तो अब इतनी कॉमन नहीं है ये, लेकिन पहले काफ़ी कॉमन डिजीज़ हुआ करती थी। इसके सिम्टम्स और बड़े ही ख़राब हैं बच्चों। सबसे पहले इसका इन्फेक्शन जो होता है वो स्किन में होता है, और उसके बाद वो अंदर दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी वो स्प्रेड होने लगता है, और जो स्किन के अंदर धीरे धीरे बोन्स मसल्स तक इन्फेक्शन पहुंचेगा। और जो हमारी फिंगर टिप्स होती है, बॉडी पर जगह जगह नोड्यूल्स पड़ जाते हैं एक तो, और सबसे बड़ा जो इसमें एक होता है बच्चों कि जो फिंगर्स होती है वो धीरे धीरे ब्लैक होने लगती है और ड्राई होकर गिर जाती है, यानी टूट कर अलग ही हो जाती है। तो ये भी एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, सिम्टम है इस डिजीज़ का। देखिए एक बार हम पढ़ लेते हैं कि हमने क्या लिखा है। क्रोनिक इन्फेक्शन, एकदम से डिजीज़ डेवलप नहीं होती, धीरे धीरे ये डेवलप होती है, इसलिए क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ द स्किन एंड अदर टिश्यूज़। अल्सर्स, अल्सर्स बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी की सरफेस पर, स्किन में जो लीजन्स होने लगेंगे, घाव होने लगेंगे स्किन की सरफेस पर, वहाँ पे गांठें बनने लगी, नोड्यूल्स, स्केल्स, मतलब स्किन ड्राई होकर उस तरह से वहाँ पर स्केल्स से बन जाएंगे। डिफॉर्मिटीज़ ऑफ फिंगर्स, उंगलियाँ सारी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, और अल्टीमेटली जैसा कि मैंने आपको बताया, डिफॉर्मिटीज़ ऑफ फिंगर्स एंड टोज एंड वेस्टिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, और वो जो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स होंगे वो धीरे धीरे टूटकर अलग ही हो जाते हैं। तो क्योंकि इसको कॉन्टेजियस डिजीज़ माना जाता है, और ऐसा गाँव में ये ट्रेंड हुआ करता था कि अगर किसी को कुष्ठ रोग हो गया है तो उसको सीधा गांव से बाहर निकाल दिया जाता था, कहीं बाहर, एक गांव के बाहर झोंपड़ी में उसको बिठा दिया, कोई उससे न तो मिलने जाता है, न खाना न पीना, बेचारों के साथ बड़ी मुश्किल ऐसी सिचुएशन हुआ करती थी, क्योंकि लोग जानते रहे हैं पहले से कि इट इज़ ए कॉन्टेजियस डिजीज़, जिसको हम कहते हैं छुआछूत की बीमारी है, उस तरह की इसको माना जाता रहा है। लेकिन बच्चों इसका इन्फेक्शन इतना ईजीली भी स्प्रेड नहीं होता है। कॉन्टेजियस है नो डाउट, हाईली कॉन्टेजियस नहीं है। मीन्स आप इसके इन्फेक्शन में देखिए मैंने क्या लिखा कि इन्फेक्शन रिक्वायर प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। तो आप उसको खाली मिलकर आ गए, देख कर आ गए, उसको खाना देकर आ गए, पानी देकर आ गए, तो उससे वो डिजीज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ ये अवेयरनेस लोगों में लानी ज़रूरी है कि माइकोबैक्टीरियम इज़ कॉन्टेजियस बट नॉट दैट मच कॉन्टेजियस, नॉट दैट मच हाईली इन्फेक्शियस नहीं है ये। ओके, तो ये दोनों डिजीजेज माइकोबैक्टीरियम से हो रही है, एक ट्यूबरकुलोसिस और एक लेप्रोसी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम एक और डिजीज़ के बारे में बात करते हैं बैक्टीरिया से होने वाली, एंड दैट इज़ सिफिलिस। इसे फ्रेंच डिजीज़ और फ्रेंच पॉक्स भी कहा जाता है, और अगेन इट इज़ ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसमें से सिफिलिस एक है बच्चों, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इससे जो बैक्टीरिया जो इस डिजीज़ को कॉज करता है वो ट्रिपोनिमा पैलिडम है। ठीक है, इससे पहले हम और कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में बात कर चुके हैं बच्चों, जस्ट मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। इससे पहले हम गोनोरिया जो है उसके बारे में बात कर चुके हैं, और गोनोरिया का पॉजिटिव एजेंट कौन था? गोनोरिया का जो पॉजिटिव एजेंट था वो निजेरिया गोनोरिया ही था। ठीक है बच्चों, तो ये जस्ट फॉर रिकॉल आप एक बार याद कर रखें हर चीज़ को, इन डिजीज़ को तो आपको याद करना ही करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सिफिलिस फ्रेंच डिजीज़ और फ्रेंच पॉक्स कहते हैं हम इसको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, मतलब ऐसी डिजीजेज जो सेक्सुअल कांटेक्ट से होती है उन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज कंसीडर करते हैं। इसके सिम्टम्स देखिए बच्चों, कैसे इन्फेक्शन होता है। द पैथोजन पेनिट्रेट्स ब्रोकन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन इन द जेनिटेलिया, रेक्टम और माउथ ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, जो रेक्टम है या जो माउथ है, वहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें अगर छोटे मोटे अल्सर्स, लीजन्स, कट या कुछ इस तरह का लगा हुआ है तो उस समय ये बॉडी के अंदर वहाँ उन प्लेसेस से जहाँ कट लगा हुआ है वहाँ से ये बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करता है। ये किसिंग और बाय अदर इंटीमेट बॉडीली कॉन्टैक्ट से भी बॉडी में एंटर कर सकता है। एक बार बॉडी में जब ये एंटर करता है तो ये सिर्फ जेनाइटल ऑर्गन्स को ही अफेक्ट नहीं करता है, उसके बाद ये पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा बैक्टीरिया ट्रिपोनिमा पैलिडम, एंड इट ऑल्सो अफेक्ट मेनिंजेस, यानी कि जो हमारी ब्रेन के ऊपर 3 मेनिंजेस हैं उनको भी अफेक्ट करता है, बोन्स को, लीवर, किडनी, आइज और टीथ को भी अफेक्ट करता है। कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स ऑन टीथ कॉल्ड हचिनसन्स टीथ,
तो जो नॉर्मली हमारे दांत होते हैं वो बच्चों इस तरह के टीथ होते हैं, लेकिन इस डिजीज़ में दांतों के ऊपर ये इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स इस तरह के बनने लगते हैं, और इन पॉइंट्स को हम हचिनसन्स, ये जो मैंने बनाए हैं यहाँ, इनको हम हचिनसन्स टीथ कहते हैं, जो इस डिजीज़ का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आइडेंटिफिकेशन डायग्नोसिस उससे भी किया जा सकता है। ये कैरेक्टर है उनका। ट्रिपोनिमा पैलिडम है ना, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मोस्ट फेमस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। नंबर 1 पे सिफिलिस आती है, सेकंड नंबर पर गोनोरिया आता है। ओके, इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से हैं, पता कैसे लगाया जाता है? तो एक जो टेस्ट का नाम है वो है TPI, दैट इज ट्रिपोनिमा पैलिडम इमोबिलाइजेशन टेस्ट। ओके, दूसरी जो डिजीज़ है वो है वेनेरियल दूसरा जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसका नाम है वेनेरियल डिजीजेज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। ऐसा इसलिए कहा गया, इसको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नाम इसलिए दिया है कि ये एक लेबोरेटरी है, वेनेरियल डिजीजेज रिसर्च लेबोरेटरी, और उस लेबोरेटरी में इस टेस्ट को डेवलप किया गया था, तो इसलिए हमने उस टेस्ट का नाम ही दे दिया है VDRL, वेनेरियल डिजीजेज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। और इसका एक और टेस्ट है, 3 टेस्ट हो गए इसके, TPI ट्रिपोनिमा पैलिडम इमोबिलाइजेशन टेस्ट, दूसरा VDRL वेनेरियल डिजीजेज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट हो जाएगा, और तीसरा वेजरमैन टेस्ट। ये इसको थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ है, मैं करेक्ट कर देता हूँ इसकी स्पेलिंग, ये वेजरमैन टेस्ट है। फाइन बच्चों, तो ये 3 इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वेजरमैन टेस्ट। अच्छा, एक और पूछूं आपसे क्वेश्चन, अगर आपको याद हो, प्लेग का डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है बच्चों? प्लेग का डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसका भी नाम W से शुरू होता है, वेजनस्टेन टेस्ट, और ये है वेजरमैन टेस्ट। और डिप्थीरिया का हमने कौन सा टेस्ट बताया बच्चों, याद करके बताओ? डिप्थीरिया का हमने शिक टेस्ट बताया है आपको। और उससे पहले और कौन सा टेस्ट हमने लिया है? सबसे पहले स्कारलेट फीवर का वो डिक टेस्ट था, और उसके अलावा हमने लिया है एक और टेस्ट, मैंने आपको बताया है, दैट इज़ अबाउट टाइफॉइड का जो टेस्ट बताया वो विडाल टेस्ट है। तो ये सारे टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको इनमें से किसी कोई भी भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और डिजीज़ लेते हैं, बैक्टीरिया से होने वाली बैक्टीरियल डिसेंट्री। अब बैक्टीरियल डिसेंट्री में, डिसेंट्री का मतलब होता है बच्चों एक तरह से डायरिया के साथ खूब सारा ब्लड भी बाहर निकलता हो, तो इसको हम डिसेंट्री कहते हैं ना। पर्टिकुलरली डायरिया इज़ द मेन फीचर ऑफ डिसेंट्री। अब ये डिसेंट्री जो होती है वो 2 कारणों से होती है। एक एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होती है। एंट अमीबा प्रोटोजोवन है, तो वो जो डिसेंट्री होगी उसे अमीबिक डिसेंट्री कहेंगे। पर उसके अलावा भी, अमीबा के अलावा भी डिसेंट्री हो सकती है बैक्टीरिया से। शिजेला और या इश्चरचिया कोलाई नाम के ये जो 2 बैक्टीरिया होते हैं, इनसे भी डिसेंट्री हो सकती है, तो फिर इस केस में हम इसे बैक्टीरियल डिसेंट्री कहेंगे। तो डिसेंट्री याद रखें बच्चों आप, 2 तरह की होती है, एक बैक्टीरियल डिसेंट्री और एक अमीबिक डिसेंट्री। जो अमीबिक डिसेंट्री होगी वो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि एक प्रोटोजोवन है। आगे बढ़ूंगा मैं उनके बारे में, जब मैं आपको प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीजेस के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली हम अमीबिक डिसेंट्री के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। और जो बैक्टीरियल डिसेंट्री होती है वो 2 बैक्टीरिया से होती है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शिजेला और दूसरा एस्चेरिचिया कोलाई। सिम्टम क्या होगा, क्योंकि डिसेंट्री है तो इसका जो सिम्टम होगा वो डायरिया हो जाएगा। और इन्फेक्शन कैसे होगा बच्चों? ऑब्वियसली कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होगा। तो लिखा नहीं है हमने, तो लिख लें हम, इन्फेक्शन थ्रू contaminated food और water। फाइन, लेट्स टॉक अनदर बैक्टीरियल डिजीज। अब हमारे पास 2-4 छोटी मोटी डिजीजेज और हैं, ये हमारे नाम सुने हुए नहीं होंगे, लेकिन बच्चों नाम सुने हुए जिनके नहीं होते हैं उन्हीं के एग्जाम में आने के चांसेस कई बार ज़्यादा होते हैं, तो वो भूले नहीं ज़्यादा, और कुछ याद नहीं रख सकें आप, इनके सिम्टम्स नहीं बताएं, कोई बात नहीं, आपको डिजीज़ का नाम पता होना चाहिए और वो डिजीज़ कौन से बैक्टीरिया से हो रही है ये आपको पता होना चाहिए। टाइफस फीवर एक बैक्टीरिया से, रिकेट्शिया ग्रुप है बैक्टीरिया का, आपने सुना होगा उनके बारे में, पढ़ा होगा डेफिनेटली। रिकेट्शिया प्रोजेकाई से होती है ये। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसका जो वेक्टर है वो हेड लाइस, जो हमारे सिर में जूं होती है वो, और बेड बग के बारे में आप कई लोग नहीं जानते होंगे, हिंदी में इसे
खटमल कहते हैं बच्चों। ये पर्टिकुलरली जो हमारे बेड्स होते हैं, पलंग होते हैं, या थिएटर्स जो होते हैं, फिर जहाँ मूवीज़ वगैरह देखने जाते हैं वहाँ जो चेयर्स होती है, पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक होटल्स के जो बेड्स होते हैं वहाँ इनमें ये खटमल पाया जाता है, बेड बग पाया जाता है। एंड इसकी वजह से ये बैक्टीरिया स्प्रेड हो सकता है, ध्यान रखना है। इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि कौन सी डिजीज़ जिसका वेक्टर हेड लाइस, लाइस मतलब जूं, और बेड बग खटमल, दोनों की एक खास बात देखी है आपने, बोथ आर सेंगवीवेरस। जूं भी खून पीती है, खटमल भी खून ही पीता है। बस फर्क इतना है कि ये जो लाइस है ये बॉडी पर रहती है, और खटमल जो बेड बग होते हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर नहीं रहते हैं, वो आएंगे, खून पिएंगे, बॉडी में कहीं पर भी काटेंगे, वापस भाग जाएंगे। कम टू द अनदर डिजीज, क्यू फीवर। ये कोक्सिएला बर्नेटाई से होता है, और जो कोक्सिएला बर्नेटाई है इट इज़ अगेन रिकेट्शिया ग्रुप से ही बिलोंग करने वाला बैक्टीरिया है। कॉमन डिजीज ऑफ काउज एंड गोट्स, बट ह्यूमन में ऑल्सो गेट इन्फेक्शन। तो बेसिकली ये जो डिजीज़ है क्यू फीवर, ये ह्यूमन को कम होती है, कॉमन डिजीज़ को उनकी है ये, गोट और काउज वगैरह की। अच्छा बताओ, और कौन सी ऐसी डिजीज़ हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं जो कैटल्स की कॉमन डिजीज़ है लेकिन ह्यूमन को भी हो सकती है? तो याद करो बच्चों, बेसिलस एंथ्रेसिस से होने वाली एंथ्रेक्स मैंने आपको बताया था, और उस बैक्टीरिया को हम बायो वेपन में भी यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल वेपन की तरह उसके स्पोर्स को यूज़ किया जाता है, मैं आपको पहले इस बारे में बता चुका हूँ। देन देर इज़ अनदर डिजीज़, ट्रेंच फीवर। ये रोकेलीमिया क्विंटाना से होती है, और इसका भी वेक्टर जो है वो हेड एंड बॉडी लाइस। अच्छा, आपको शायद पता नहीं होगा, कईयों को नहीं भी पता होता है और कईयों को पता भी होता है। पॉइंट ये है कि जो जू होती है, जो लाइस होती है, वो भी दो तरह की होती है। एक वो लाइस जो सिर्फ हेयर्स बॉडी स्कैल्प पे, यानी हमारे हेड पर ग्रो करती है, उसे हम हेड लाइस कहते हैं। और एक और लाइस की स्पीशीज़ है, जू की एक और स्पीशीज़ है जिसे हम बॉडी लाइस कहते हैं। वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर रहती है, पर्टिकुलरली वो जो हमारी आइज़ के ऊपर आई लैशेज़ जो होती है, उन वहाँ की जो रूट्स होती है वहाँ वो जू रहती है। आर्म पिट्स के जो हेयर्स हैं, प्यूबिक हेयर्स जो जेनाइटेलिया के आसपास होते हैं, या बॉडी पर जो हेयर्स होते हैं वहाँ वो छोटी वाली जू रहती है, उसे हम बॉडी लाइस कहते हैं। तो देर आर टू स्पीशीज ऑफ लाइस, वन इज हेड लाइस एंड अदर इज बॉडी लाइस। दिस इज अगेन अ वेक्टर ऑफ ट्रेंच फीवर, रोकेलीमिया क्विंटाना का। तो इस तरह से हमारे बॉडी लाइस से होने वाली अब दो डिजीजेज हो गई, एक टाइफस फीवर हो गया और एक ट्रेंच फीवर हो गया, याद रखें आप। देर इज अनदर डिजीज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेकोमा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस से होता है, बैक्टीरिया का नाम हो गया, और ये आंखों में इन्फेक्शन, कंजंक्टिवा, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजंक्टिवा, इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। क्योंकि जो कंजंक्टिवा है उसमें इन्फ्लेमेशन होने के कारण उसकी ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म कर देता है ये, और जो इन्फेक्शन है वो फिर आई बॉल पर भी स्प्रेड हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ट्रेकोमा ये डिजीज़ पूछा जाता है। ये यहाँ से भी पूछा जाता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज वाले पार्ट से भी क्वेश्चन आ ही सकता है, और जब हम आइज़ की डिजीजेज के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, आँखों से कौन सी डिजीजेज रिलेटेड है। ट्रेकोमा इज अ डिजीज रिलेटेड टू आइज, बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस से होता है। एंड लास्ट बैक्टीरियल डिजीज वो हो गई हमारी रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। ये भी रिकेट्शिया ग्रुप से होने वाली डिजीज़ है, रिकेट्शिया रिकेट्शियाई से होती है, एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय टिक्स। जो टिक्स एंड माइट्स जो होते हैं ना बच्चों, एनिमल्स जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, डॉग और काउज कैटल्स, उनके ऊपर जो वो छोटे छोटे टिक्स होते हैं, उनसे ये डिजीज़ स्प्रेड होती है। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर इसका नाम है। तो इस तरह से सो फार वी हैव स्टडीड 21 डिजीजेज जो बैक्टीरिया से होती है। ओके, लास्ट की ये जो कुछ डिजीजेज है, टाइफस फीवर, क्यू फीवर और रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, तो ये वो डिजीजेज हो गई जो आपके रिकेट्शिया ग्रुप के बैक्टीरिया से होती है। सॉरी, हाँ ठीक है, टाइफस हो गई, क्यू फीवर हो गया और रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैक्टीरियल डिजीजेज। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों कुछ वायरल डिजीजेस से। कई सारी डिजीजेस ऐसी भी होती है जो वायरसेस से होती है। सो लेट्स बिगिन विथ वायरल डिजीजेस।
सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है जो लगभग हम सभी को लाइफ में एक ना एक बार होती है, दैट इज़ चिकन पॉक्स, जो जिसे हम वेरिसेला के नाम से भी जानते हैं। चिकन पॉक्स इज़ ऑल्सो नोन एज वेरिसेला, और इसलिए इसका जो वायरस है उसे हम वेरिसेला जोस्टर वायरस कहते हैं। बच्चों, ये जो वायरस है ये हर्पीज़ वायरस ग्रुप से बिलोंग करता है ना, एक वायरस का ग्रुप है, हर्पीज़ वायरसेस कहते हैं हम उन्हें, और उन्हीं में से उसी का एक स्पीशीज़, उसी की एक मेंबर ये वायरस भी है, वेरिसेला जोस्टर वायरस, जिससे हमें चिकन पॉक्स होता है। सिम्टम्स आपको पता ही है कि इसमें स्मॉल छोटी छोटी जो ड्यू ड्रॉप्स होती है उसके जैसे ब्लिस्टर्स बॉडी पर बन जाते हैं। ये हाईली कॉन्टेजियस डिजीज़ है, बहुत तेज़ी से फैलती है। घर में अगर किसी एक को हो गई तो भाई बहनों को होना कन्फर्म ही है, मान के चलिए आप, इतनी ज़्यादा कॉन्टेजियस है। और अगर वो स्कूल आ रहा जा रहा है तो दूसरे जो फ्रेंड्स होंगे उनको भी ये अगर किसी के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो होगा ही होगा। ट्रांसमिटेड बाई ड्रॉपलेट्स एंड स्किन कॉन्टैक्ट। ड्रॉपलेट्स आपको समझ में आ ही गया है, छींकते बोलते समय, खांसते समय गले में से जो हमारी सलाइवा की छोटी छोटी ड्रॉप्स निकलती है उन्हें हम ड्रॉपलेट कहते हैं, तो उससे इसका इन्फेक्शन होता है, प्लस स्किन कॉन्टैक्ट से भी होता है। सिम्टम्स आर ड्यू ड्रॉप्स लाइक रैशेज, फीवर आएगा, अनईजीनेस एंड एक्स। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ बच्चों कि जितनी भी ऊपर हमने बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ी है उन सब की एक ख़ास बात है कि ये सभी डिजीजेस किसी न किसी एंटीबायोटिक से ठीक हो जाती है अगर इनका अर्ली डायग्नोसिस हो जाए। लेप्रोसी जैसी जो बीमारी है, कुष्ठ रोग, जिसे पहले लाइलाज माना जाता था कि ये ठीक नहीं हो सकती, अब इवन हमारे पास लेप्रोसी का भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ट्यूबरकुलोसिस जो किसी ज़माने में लाइलाज मानी जाती थी कि टीबी हो गई वो आदमी मरेगा ही मरेगा, अब ऐसा नहीं है बच्चों। अब हमारे पास वाइड वेराइटी ऑफ एंटीबायोटिक्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड, और जितनी भी बैक्टीरियल डिजीजेज हमारे पास होती है, आप ध्यान रखें कि उन बैक्टीरियल डिजीजेज का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से पॉसिबल होता है। अब हाँ, ये बात और है कि आप बहुत लेट स्टेज पर डिजीज़ को डायग्नोस करते हो, पूरी बॉडी में फैल चुकी होती है और वाइटल ऑर्गन्स को वो डैमेज कर दे, तो फिर बाय द टाइम एंटीबायोटिक्स अपना इफेक्ट दिखाए उससे पहले डेथ होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट नॉर्मली अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो इवन जो सीवियर बैक्टीरियल डिजीजेज हैं वो भी ठीक हो सकती है। करेक्ट? चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे लेप्रोसी हो, चाहे उससे पहले और कौन सी मैंने आपको खतरनाक जो डेंजरस डिजीज़ बताई है, इवन बुबोनिक प्लेग भी जो है एंटीबायोटिक लेने से टाइमली ठीक हो जाता है, और टाइफॉइड एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है, बोटुलिज्म, टिटेनस, ये सब अर्ली अगर इनका डायग्नोसिस हो जाए तो इमीडिएटली आप इनको ट्रीट कर सकते हैं। वेल, लेकिन जो अब डिजीज़ेज़ आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, वायरल डिजीज़ेज़, इनके साथ एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वायरसेस आर ऑलरेडी डेड पार्टिकल्स, वो तो बॉडी में, आप उनको क्या मारोगे। तो प्रॉब्लम इनके साथ ये आ जाती है कि इनका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से नहीं हो सकता है। बहुत अच्छे से अपने दिमाग में ये बात बिठा लें, वायरल डिजीजेस के लिए हमारे पास कोई मेडिसिन्स नॉर्मली नहीं होती है, तो हमें वेट करना पड़ता है कि वायरस बॉडी में आया है तो 8, 9, 10, 12 दिनों में हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। पर्टिकुलरली मैंने आपको समझाया है कि वायरसेस इंट्रासेलुलर पैथोजन है, तो इनके अगेंस्ट में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप होगी। टीसी सेल्स जो होंगे वही उन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को जाके डिस्ट्रॉय करेंगे और बॉडी से वायरस को रिमूव करेंगे, तो हमें थोड़ा टाइम चाहिए। और मीनवाइल अगर वो वायरस आपकी बॉडी को डैमेज कर रहा है, किसी वाइटल ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो हॉस्पिटल में एडमिट होकर आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। मीनवाइल कि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो, जो दूसरे सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए दूसरी डिजीजेज ले सकते हैं जो आपके उस ऑर्गन की फंक्शनिंग को प्रॉपर रखेंगे और आपको एक बार जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। और 10-12 दिन में आपका जब इम्यून सिस्टम ठीक हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली अपने इम्यून सिस्टम से ठीक हो जाएंगे। तो सिमिलरली जो चिकन पॉक्स है, अगर ये हो जाता है तो 7-8 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, और मीनवाइल इसमें सिम्टम्स माइल्ड सिम्टम है इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉडी पर रैशेज हो जाते हैं, फीवर आएगा, अनईजीनेस और कुछ बॉडी जॉइंट्स वगैरह में दर्द होने लगेंगे, लेकिन अपने आप ये डिजीज़ ठीक हो जाएगी। कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देगा, ये देगा, उनकी कोई खास रिक्वायरमेंट होती नहीं है।
अगर कोई, वैसे भी ये कोई ज़्यादा सीवियर डिजीज़ तो है नहीं, रेशेस होंगे और अपने आप डिसअपियर हो जाएंगे, पर फिर भी कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो जाए, इसलिए डॉक्टर्स जो हैं वो आपको एंटीबायोटिक्स दे देते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इधर तो आपको ये वायरल डिजीज़ हो रही है और उसके साथ साथ कोई बैक्टीरियल डिजीज़, अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ मौका देख के बॉडी में घुस जाए और आपको इन्फेक्शन कॉज करने लग जाए, स्किन में कोई इन्फेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं हो, इसलिए हमें एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। अब यूँ कई बार जुकाम भी हो जाता है, वायरल फ्लू ऐसा भी कुछ हो जाता है, तो वहाँ पे भी हमें कोई खास मेडिसिन काम नहीं करती। हाँ ठीक है, कुछ कुछ वायरल डिजीज़ में मेडिसिन हम लेते हैं, मैं डिस्कस करेंगे हम, जैसे HIV के केस में हम कौन सी दवाइयाँ लेते हैं। कभी कभार हमें कुछ जो फ्लूज़ होते हैं उनमें भी हम कुछ एंटीवायरल ड्रग्स मेडिसिन्स लेते हैं, लेकिन वो 100% इफ़ेक्टिव नहीं होती। वो उस वायरस के बॉडी में प्रोलिफरेशन को थोड़ा स्लो कर देती है ताकि आपकी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होने का टाइम मिल जाए। तो जस्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट यू कि हम वायरल डिजीज़ के बारे में कोई बहुत खास हमारे पास ट्रीटमेंट होता नहीं है, हम एंटीबायोटिक नहीं ले सकते। एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीज़ ओनली। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मोस्टली आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्योर्ड यूजिंग एंटीबायोटिक्स। अब आपको क्या पता कौन सी वहाँ नीचे 4 डिजीज़ के नाम दे दिए, हम कंफ्यूज हो जाएंगे यार कौन सी एंटीबायोटिक से ठीक होगी कौन सी नहीं होगी। तो आइडेंटिफाई करो, नीचे जो 4 डिजीजेज ऑप्शन में दिया हुआ होगा बच्चों, उसमें से 3 डिजीजेज तो बैक्टीरियल डिजीज़ होगी और एक डिजीज़ वायरल डिजीज़ होगी। तो फिर आप आइडेंटिफाई कर लो कि इसमें से वायरल डिजीज़ कौन सी, वो डिजीज़ एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होगी। ओके, तो ये हम बात कर रहे हैं अभी चिकन पॉक्स के बारे में। और एक और मैंने यहाँ नीचे लास्ट में लाइन लिखा है कि लेटर ऑन इट में कॉज शिंगल्स। तो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि अगर आपकी बॉडी में एक बार ये वेरिसेला जोस्टर वायरस आ जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम के एक्टिवेट हो जाने के बाद भी ये 100% बॉडी से रिमूव नहीं होता है। और हमारी बॉडी की जो नर्व्स होती है, उनके जो टर्मिनल्स होते हैं, उनके जो एंड्स होते हैं, तो बॉडी के कुछ पार्ट्स में, कुछ नर्व टर्मिनल्स में ये वायरस वहाँ वायबल रहता है। इम्यून सिस्टम की पकड़ में आ नहीं पाता ये वहाँ पर, और ये वायरस वहाँ जिंदा रहेगा, लंबे समय तक डोरमेंट पड़ा रहता, और लाइफ में कभी कभार वापस ये एक्टिवेट होगा, लेकिन फिर भी ये कभी आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा, है ना। वापस आपको कभी भी चिकन पॉक्स नहीं होंगे, पूरी जिंदगी मरते दम तक ये वायरस आपकी बॉडी में रहेगा, लेकिन एक बार ही आपको सिर्फ चिकन पॉक्स होंगे, सेकंड टाइम आपको कभी चिकन पॉक्स होगा नहीं, क्योंकि वाइड स्प्रेड बॉडी में नहीं होगा ये। लेकिन हाँ, जिन नर्व टर्मिनल्स पर ये रहता है वहाँ ये कभी कभार एक्टिवेट होकर छोटे मोटे ब्लिस्टर्स ये जरूर कोज करता है। तो यू माइट हैव हर्ड कि अपने हमारे यहाँ इन कम्युनिटी में भी बोला जाता है कि बुखार आने के बाद हमारे होठों के ऊपर राइट साइड या लेफ्ट साइड में कई सारे बच्चों के आपने देखा होगा, बच्चे क्या इवन बड़ों के होठ लिप्स पर आपने देखा होगा एक छोटा सा ब्लिस्टर हो जाता है, एक छाला हो जाता है, साल में एक आध बार होता रहता है वो। तो ये जो छोटा मोटा छाला, जो ब्लिस्टर आपके होठ अपर लिप या लोअर लिप पर हो जाता है, वो बच्चों उसे हम शिंगल्स कहते हैं। और ये उसी वेरिसेला जोस्टर वायरस के इन्फेक्शन के कारण हो, उसकी प्रेजेंस वो बॉडी में अभी भी पड़ा है ना, वो वायबल गया तो है नहीं, हमारी बॉडी में नर्व एंडिंग्स में पड़ा हुआ है, कई बार एब्डोमन में राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। अच्छा, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये अगर कभी एक्टिवेट हुआ है होगा तो ये बॉडी के किसी एक साइड में ही एक्टिवेट होगा, यूँ दोनों साइड में एक्टिवेट नहीं हो सकता, किसी एक साइड की नर्व एंडिंग पर ही रहेगा। तो चाहे एब्डोमन की नर्व एंडिंग पर रह जाए, पीछे बैक की नर्व एंडिंग पर रह जाए, या हो सकता है हमारे लिप्स की, जैसा कि मैंने आपको समझाया, वहाँ की नर्व एंडिंग्स पर पड़ा हुआ है तो वहाँ एक्टिवेट हो जाएगा और छोटे छोटे ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, उन ब्लिस्टर्स को हम शिंगल्स कहेंगे। तो शिंगल्स और जो चिकन पॉक्स है बेसिकली एक ही वायरस से होती है, वायरस का नाम वेरिसेला जोस्टर वायरस है। पहली बार ये वायरस आपकी बॉडी में चिकन पॉक्स कोज करेगा और उसके बाद लाइफ लॉन्ग आपकी बॉडी में ये डोरमेंट पड़ा रहेगा, और फ्रिक्वेंटली साल में 1 या 2 बार कभी एक्टिवेट होकर ये शिंगल्स कोज करता है, नहीं छोटे छोटे ब्लिस्टर्स इनसे हो सकते हैं। और इंडिया की ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन की बॉडी में ये वायरस प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट 2 बूंद जिंदगी की बात करते हैं। पोलियोमाइलिटिस, जिसे हम कॉमनली पोलियो कहते हैं बच्चों, बड़ी ही जो है ये डेंजरस बीमारी है। इसमें अर्ली चाइल्डहुड में ही ये डिजीज़ हो जाती है। अब तो धीरे धीरे हमने इसको इंडिया में कंट्रोल कर लिया, ऑलमोस्ट मोर देन 99.9999% हम इनको कंट्रोल कर चुके हैं। फ्रिक्वेंटली पिछले कई सालों में कोई नया केस पोलियो का इंडिया में नहीं आया है। वर्ल्ड में भी हमने इसको ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लिया है, कुछ कंट्रीज़ को छोड़ दो, पाकिस्तान,
एक आध नाइजीरिया या कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसके कुछ केसेस आ रहे हैं, अदरवाइज इट हैज़ बीन इरेडिकेटेड। WHO ने वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम चला है, और इंडिया में तो आपने बहुत बार ये दो बूंद ज़िंदगी की पी होगी। तो फ्रिक्वेंटली हमने, हमारे अमिताभ बच्चन ने इसके बारे में बहुत एडवर्टाइजमेंट किया है, और हमने इसको ख़त्म कर दिया है ऑलमोस्ट। इसका जो वायरस है उसको सिंपली हम पोलियो वायरस ही कहते हैं, बट बेसिकली इट बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड पिकोरना वायरस ग्रुप। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। तो बच्चों, ये जो वायरस है ये आपके इंटेस्टाइन में रहता है, वहाँ से फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकलता है, और फीकल मैटर से ये सॉइल में इधर उधर स्प्रेड हो जाएगा। मिट्टी में खेलते हुए बच्चों के कहीं उंगली में कहीं पर किसी तरीके से, या कई बार फूड सब वेजिटेबल्स वगैरह इसके होते हुए ये वापस बॉडी में आ सकता है। तो जहाँ जहाँ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो और जहाँ ओपन डिफिकेशन होता हो, तो उनमें फिर इस वायरसेस के स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट एनीवे, हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर नहीं सकते। हम ओपन डिफिकेशन को करने की कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल, लेकिन वो भी हो नहीं पाया है, अभी भी फुल्ली इफेक्टिव नहीं हुआ है। तो हमारे पास अल्टीमेटली रास्ता यही था कि हमने इसको बहुत पहले से इसका वैक्सीन डेवलप कर लिया, और मास वैक्सीनेशन के थ्रू, मास वैक्सीनेशन का मतलब ये हो गया बेटा कि पूरी की पूरी कम्युनिटी में एक ही दिन एक ही साथ हर बच्चे को वैक्सीन दिया जाए। इस तरह से हमने इसका वैक्सीनेशन करके धीरे धीरे इसको इरेडिकेट किया है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये वायरस जो है वो फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकलता है, और ओरल रूट से ये एंटर करता है, और जो भी कोई पर्सन की बॉडी में ये वायरस जाएगा वो उसके इंटेस्टाइन को कॉलोनाइज करेगा। इंटेस्टाइन को कॉलोनाइज करके फिर ये इंटेस्टाइन की वॉल से अंदर घुसता है, और अंदर घुस के ये हमारे स्पाइनल कोर्ड में पहुंचता है। अब स्पाइनल कोर्ड में आपको पता होगा एक डोर्सल रूट और एक वेंट्रल रूट, दो रूट है। तो डोर्सल रूट गेंगलिया में जाके ये वहाँ इन्वेड करता है और उन न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय करता है वहाँ पर, और उससे हमारे जो मसल्स हैं उनको सप्लाई देने वाला जो मोटर न्यूरॉन है वो मोटर न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और एक बार मोटर न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमारे मसल्स को सिग्नल कौन देगा? और अगर हमारे मसल्स को सिग्नल नहीं देंगे, न्यूरल सिग्नल नहीं मिलेगा, तो मसल्स ऑब्वियसली पैरालाइज्ड हो जाएंगे। मसल्स है, मसल्स को कोई नुकसान नहीं हुआ, मसल्स आर स्ट्रॉन्ग, सब कुछ है, लेकिन उन मसल्स को सिग्नल देने वाला न्यूरॉन ही नहीं रहा। तो आप अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उन मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल नहीं दे पाएंगे, एंड द मसल विल बिकम पैरालाइज्ड। और सडनली होता है बच्चों ये, मतलब इसमें टाइम नहीं लगता है। बच्चे को खेलते खेलते, जो खेल रहा है और खेलते खेलते सडनली उसका बॉडी का कोई पार्ट पैरालाइज होके गिर जाता है। तो छोटी उम्र के बच्चों को ही ज़्यादा होता है, क्योंकि वही अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं, उन्हीं की बॉडी में वायरस के जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये मोस्टली चाइल्डहुड में ही ये डिजीज़ इस तरह से हो जाती है, इसलिए इसको इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी कहते हैं। लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, इसको हम इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी कहते हैं। पोलियोमाइलिटिस, देखें हम पढ़ते हैं, हम क्या लिखा है यहाँ, इन्फेक्शन इज थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, द वायरस ग्रो इन द सेल्स ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल एंड द इन्फेक्शन स्प्रेड्स टू द लिम्फेटिक सिस्टम एंड ब्लड स्ट्रीम ऑन रीचिंग द, ये सीन क्या लिखा है, ये सीन की जरूरत, ऑन रीचिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम द वायरस destroy the dorsal horn cells of the spinal cord. Without nerve impulse the muscles fail to work. अच्छा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है नीचे, इन्फेंटाइल पैरालिसिस हो जाएगा उसे। ओके, और हम जानते हैं कि इसका एक बड़ा ही फेमस वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV कहते हैं, डेवलप्ड बाय सेबिन। और आपको याद होगा मैंने बताया है कि इस वायरस के अंदर ये जो वैक्सीन है उसमें लाइव लेकिन एटीन्यूएटेड वायरसेस होते हैं, वीक किए हुए वायरसेस होते हैं। लाइव वायरस को हम एज ए वैक्सीन यूज़ करते हैं बच्चों। तो कौन सी जनरेशन का हो गया ये? ऑब्वियसली ये फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है। फाइन, हम वायरल डिजीजेस पढ़ रहे हैं, दो वायरल डिजीजेस पढ़ चुके हैं, चिकन पॉक्स वेरिसोला जोस्टर वायरस से होता है, और पोलियोमाइलिटिस, पोलियो जो पिकोरना वायरस से होता है, या हम उसे सिंपली पोलियो वायरस से कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है आपको याद रखनी वो यही रहेगी कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर से वायरस रहता कहाँ है बॉडी में जाके? इंटेस्टाइनल वॉल में रहता है, और उसके बाद अल्टीमेटली किसको डिस्ट्रॉय करता है? तो डोर्सल हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कोर्ड, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, वो मोटर न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय करता है, और उन मोटर न्यूरॉन से मसल्स को सिग्नल नहीं जा पाता है, मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे। फाइन, कम टू द थर्ड वायरल डिजीज,
बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, इसको तो भूलना ही नहीं है, है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। कॉमन कोल्ड हम सबको होता है, इसका जो वायरस है राइनो वायरस है बच्चों, है ना। और राइनो क्यों? क्योंकि नाक को ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब तक जितने हमने रेस्पिरेटरी डिजीजेस पढ़ी है उसमें मोस्टली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। ये वायरस आपके लंग्स को कभी अफेक्ट नहीं करता है, ट्रेकिया या ट्रेकिया में भी नहीं करता है। बेसिकली हमारे नेजल पैसेज, फेरिंग्स और थ्रोट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, उतने ही एरिया को ये अफेक्ट करता है। तो वायरस इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स, लंग्स तक नहीं पहुंचता है। लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं है। सिम्टम्स हम सब जानते हैं, बड़े कॉमन है। नाक बंद हो जाना, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, मतलब नाक से म्यूकस निकलते रहना। सोर थ्रोट, गले में दर्द। हॉर्सनेस, आवाज़ आने लगती है। कफ होगा। हेडेक, थकान सी महसूस होती है। बॉडी में वायरस होगा तो थकान तो होगी होगी। टायर्डनेस एट्सेट्रा, विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया कि वायरल डिजीज में दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, क्योंकि एक ऑलरेडी इन्फेक्शन हो रहा है और उसके साथ में कोई दूसरा इन्फेक्शन नहीं हो जाए तो हम सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। इन्फेक्शन इज थ्रू ड्रॉपलेट्स, समझ में आई गया? छींकते, खांसते, बोलते समय जो बूंदें निकलती है वो ड्रॉपलेट्स कहलाई जाती है। रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीजेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन और either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pens, books, cups, doorknobs, computer keyboard और माउस एट्सेट्रा। तो इन सब से ये डिजीज़ हो सकती है। तो यहाँ मैंने इसके आपको दो चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, इसके सिम्टम्स एक्सप्लेन कर दिए और इसके इन्फेक्शन कैसे होता है वो एक्सप्लेन कर दिया। बच्चों भूलना नहीं है, ये है ना इम्पोर्टेंट है, इसका एक भी पॉइंट आपको भूलना नहीं है। और रिपीटेडली होता रहता है, इसमें हमारी इम्यूनिटी भी डेवलप नहीं हो पाती। अब आप पूछोगे क्यों नहीं, एक बार वायरस आया तो फिर तो इम्यूनिटी डेवलप हो जानी चाहिए। तो जवाब बच्चों ये है कि ये जो वायरस है पॉलीमॉर्फिक वायरस है, इसकी ये जो है ना, इसमें म्यूटेशंस फ्रिक्वेंटली होते रहेंगे और ये अपने प्रोटीन्स, अपने जेनेटिक मटेरियल में थोड़े थोड़े चेंजेस करता रहेगा। तो आप मान के चलिए कि आपकी बॉडी में जो वायरस आया है, एक बार अगर आपको जुकाम हुआ है, कोल्ड हुआ है, वायरल कोल्ड हुआ है आपको, तो नेक्स्ट टाइम जब आपको फिर से हुआ है तो ये वो ओरिजिनल वायरस नहीं है, डिफरेंट हो चुका है, कोई डिफरेंट वायरस होता है। तो हम इसलिए इसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी भी डेवलप नहीं कर पाते हैं। कॉमन कोल्ड एक बार रिपीट करना चाहूँगा मैं बच्चों, इम्पोर्टेंट है इसलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इसमें क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है? वायरस इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। एक तो ये याद रखें, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया, उनमें सब में लंग्स अफेक्ट होते हैं, इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होता है। सिम्टम्स आपको क्योंकि होता ही रहता है सर्दियों में जुकाम, तो सिम्टम्स में दिक्कत नहीं आएगी। नेजल कंजेशन, नाक का बंद होना, डिस्चार्ज यानी वहाँ से म्यूकस निकलता रहना, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस, विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। कैसे होता है इन्फेक्शन? इन्फेक्शियस डिजीज है, थ्रू ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीजेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन और ईदर इनहेल्ड directly or transmitted through contaminated objects such as pens, books, cups, door knobs, computer keyboards और mouse etc. Okay, come to the next disease, influenza। ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है। जितने भी हमको ये फ्लूज होते हैं, वायरस है इसका ऑर्थोमिक्सो वायरस, इन्फ्लुएंजा, और जो फ्लू एपिडेमिक्स जितने भी है, पहले बर्ड फ्लू हुआ, स्वाइन फ्लू हुआ जिसका वायरस H1N1 है, तो इनमें ये हमें फ्लू जितने भी होंगे वो ऑर्थोमिक्सो वायरस से होते हैं, इन्फ्लुएंजा, है ना बच्चों। और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी यहाँ इसको नाम H1N1 वायरस दिया है। तो बेसिकली क्या होता है कि इस ऑर्थोमिक्सो वायरस के कई सारे मैनी स्ट्रेन्स होते हैं, और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रिक्वेंटली इसमें म्यूटेशन होते हैं। तो अलग अलग फ्लू एपिडेमिक्स हर साल कुछ थोड़े थोड़े सालों में आती रहेगी, कोई न कोई नया वायरस आएगा और कोई न कोई नया फ्लू एपिडेमिक स्प्रेड होगा। इसको आप कोरोना वायरस से कंपेयर नहीं करें, कोरोना वायरस डिफरेंट वायरस है, ये ऑर्थोमिक्सो वायरस है डिफरेंट वायरस है।
ओके। और क्योंकि इसमें म्यूटेशंस बहुत ही फ्रिक्वेंटली होते हैं, तो इसमें नए नए स्ट्रेन जो हैं वो डेवलप होंगे और आपको नए नए एपिडेमिक्स, कभी किसी बर्ड में आएगा, कभी किसी एनिमल में आएगा, और इस तरह के केसेस भी होते रहेंगे, और कोई हमारे पास इसका ट्रीटमेंट भी नहीं है, ये एग्जिस्ट करेगा ही करेगा नेचर में। इन्फ्लुएंजा, ऑर्थोमिक्सोवायरस। ओके, नाउ कम टू द रेबीज। सुना होगा आपने, कुत्ते के काटने से होता है। एक्चुअली हर कुत्ते के काटने से नहीं होता है, सिर्फ उसी कुत्ते के काटने से रेबीज़ होगा जिसकी सलाइवा में या जिसकी बॉडी में रेब्डो वायरस रहता है। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो रेब्डो वायरस। और इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि जिसको एक बार रेबीज़ हो गया है उसको पानी से डर लगने लगता है, वो पानी से दूर भागता है, वो एकदम से उसके पास पानी ले जाओगे तो कूद के पलंग पे बैठ जाएगा, भाग जाएगा, पलंग के नीचे छुप जाएगा, दीवारों पे चढ़ जाएगा, ऐसे वो नाटक करने लगेगा, है ना, बिहेवियर करने लगता है इस तरह से। तो इसका जो एक मेजर सिम्टम है वो है हाइड्रोफोबिया, इसलिए रेबीज़ को कई बार हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो जो ध्यान रखना, इसका क्योर नहीं है, इसको होने से पहले अगर हमने ठीक कर दिया वैक्सीनेशन से तो इट्स ओके। और अगर एक बार डिजीज़ डेवलप हो गई तो डेथ इनएविटेबल है, डेथ होनी ही होनी है। इसका मोस्ट कॉमन रिजर्वायर वायरस का डॉग है, लेकिन बच्चों ये भी ध्यान रखें कि इसके अलावा ये इट इज़ ऑल्सो द वायरस इज ऑल्सो फाउंड इन फॉक्सेज, वुल्फ, जैकाल्स, मंगूज। मंगूज किसको कहते हैं? नेवला, bats and cats. Virus is transmitted through the saliva which enters the wound. तो इतना इनफ है। इसका वैक्सीन किसने डेवलप किया, आपको याद है? लुइस पास्चर ने इसका वैक्सीन डेवलप किया था। वैक्सीन was developed by Louis Pasteur. Then come to the another disease is mumps। बहुत कॉमन डिजीज है बच्चों में होने वाली। इसका वायरस पैरामिक्सो वायरस है, और जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, उनमें इसका इन्फेक्शन होता है। तो सिम्टम सिंपल है मम्प्स के, पेनफुल स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स एंड हाई फीवर। वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट्स एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब इसका वैक्सीन आया MMR। तो बच्चों अगेन मैं आपको बताऊं कि ये एक कंबाइन वैक्सीन है जो 3 डिजीजेस के लिए दिया जाएगा। MMR वैक्सीन जो एक एम हो जाएगा अभी जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मम्प्स, दूसरा एम मीजल्स, और तीसरा एम आर जो होगा वो रुबेला। इन तीनों का ये कंबाइन वैक्सीन है। तो तीनों डिजीज़ के बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ। पहली डिजीज़ हो गई हमारी मम्प्स, सलाइवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन होता है, वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। दूसरा हो गया हमारे पास मीजल्स। मीजल्स को हम रूबियोला भी कहते हैं, यहाँ ध्यान रखना है आपको, रूबियोला और रूबेला में फ़र्क है। मीजल्स को हम रूबियोला कहेंगे, और इसका भी जो वायरस है वो पैरामिक्सो वायरस है। ये देखिए, तो मम्प्स और मीजल्स दोनों पैरामिक्सो वायरस से होते हैं। ये भी चाइल्डहुड डिजीज़ है। इरप्शन ऑफ स्मॉल रेड स्पॉट्स, बॉडी पर छोटे छोटे रेड स्पॉट्स होते हैं जिन्हें हम रूबियोला कहते हैं। और वैक्सीन जैसा कि मैंने आपको बताया इसका भी MMR वैक्सीन हो जाएगा। MMR वैक्सीन 3 डिजीज़ में दे रहे हैं हम, मम्प्स, मीजल्स और रूबेला, नॉट रूबियोला, है ना। तीसरा आर जो है वो जर्मन मीजल्स के लिए। सो व्हाट इज जर्मन मीजल्स, उसको हम रूबेला कहते हैं। सिम्टम्स इसके रूबियोला जैसे, सिम्टम्स इसके रूबियोला जैसे ही हैं, मीजल्स जैसे ही हैं, लेकिन दोनों वायरस में थोड़ा सा फ़र्क है। ये टोगा वायरस है, इसके सिम्टम मैंने बता दिया, मीजल्स और जर्मन मीजल्स के सिम्टम सेम होंगे, और वैक्सीन इसका भी MMR हो जाएगा। तो आपसे यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि मोस्टली इन 3 डिजीज़ के आपको तो नाम पता होना चाहिए, मम्स, मीजल्स और जर्मन मीजल्स। मीजल्स को हम रूबियोला कहते हैं और जर्मन मीजल्स को हम रूबेला कहते हैं। और MMR वैक्सीन किसके लिए यूज़ होता है, तो ये तीनों ही चाइल्डहुड डिजीज़ेज हैं, वायरल डिजीज़ेज हैं, जिसमें हम इस वैक्सीन को यूज़ करते हैं, मम्स, मीजल्स, रूबेला। ओके, नाउ कम टू द अनदर डिजीज़ जो बड़ी फेमस है, कॉमन है इंडिया में, हर साल नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है, दैट इज़ डेंगू फीवर। बैकबोन फीवर भी कहते हैं। पेन बहुत ज़्यादा होता है पीछे वर्टिब्रल कॉलम और लोअर बैक में, इसलिए हम इसको बैकबोन फीवर भी कहते हैं। वायरस इसका फ्लेवी वायरस है, और वेक्टर क्वेश्चन यही पूछा जाता है, एक ऐसा मॉस्किटो जो इस वायरस का वेक्टर है, एडीज इजिप्टाई, इसको हम टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। मॉस्किटो की बॉडी पर वाइट कलर की स्ट्रिप्स होती है जिससे इसकी अपीयरेंस टाइगर जैसी हो जाएगी।
टाइगर जिस तरह की स्ट्रिप्स होती है उन्हीं के मच्छर टाइगर दिख रहा है, ऐसा मत समझ लिए आप। तो फ्लेवी वायरस है ये, है तो डिजीज़ वायरस से होने वाली, लेकिन इसको जो स्प्रेड करने वाला है वो हमारा एक मॉस्किटो है, दैट इज़ एडिस इजिप्टाई। बता रखा है मैंने आपको। प्लाज्मोडियम मलेरिया के लिए हमारे पास फीमेल एनोफिलीज है, और जो एलिफेंटियसिस होता है वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई, उसके लिए हमारे पास उसका जो वेक्टर है वो फीमेल क्यूलेक्स है। और डेंगू फीवर जो होता है वो एडिस, फीमेल एडिस से होता है, टाइगर मॉस्किटो से होता है। ओके, हीमोरेजिक फीवर कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, अंदर ही अंदर बॉडी में ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाते हैं और वहाँ से इंटरनल ब्लीडिंग होती है। इंटरनल ब्लीडिंग को बच्चों हम हीमोरेज कहते हैं। कुछ लोग इसको हेमरेज हेमरेज बोलते हैं, बोले ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। अरे हेमरेज नहीं होता है, ब्रेन हीमोरेज होता है। मतलब इंटरनली कहीं अगर आपकी बॉडी में ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम हीमोरेज कहते हैं। तो इस डिजीज़ में फीवर तो आता ही है, लेकिन फीवर के साथ साथ इंटरनल ब्लीडिंग्स भी होने लगती है, इसलिए हम इसे हीमोरेजिक फीवर कहते हैं। सीवियर फ्रंटल हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन, मीजल्स लाइक रेशेज ओवर चेस्ट एंड अपर लिम्स, दीज आर फ्यू सिम्टम्स। और इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो टॉर्निकेट टेस्ट हो जाएगा। डेंगू का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो टॉर्निकेट टेस्ट हो जाएगा। फाइन। तो आप सारे सिम्टम्स याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ये एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है, हीमोरेजिक फीवर। एक और हमारे पास इसी तरह की हीमोरेजिक डिजीज़ है येलो फीवर, जो कि आरबी वायरस से होता, आर्बो वायरस से होता है। इसका वेक्टर भी एडिस इजिप्टाई है, और ख़ास बात यह है कि हीमोरेजिक डिजीज़ है ये भी, हीमोरेजिक डिजीजेज है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा आरबीसी इसमें मर जाते हैं, तो फिर उन आरबीसी से के डिस्ट्रॉय होने से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का कंटेंट बढ़ जाता है बॉडी में, तो बॉडी येलो कलर की दिखाई देने लगती है, जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स आ जाएंगे इसमें, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज येलो फीवर। लेकिन ये होती वायरस से, वायरस का नाम आर्बो वायरस है। नहीं याद रहे वायरसेस के नाम ये आपको तो इट्स ओके बच्चों, चलेगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन आवर लक कि कैसा क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन मोस्टली इन वायरसेस के नाम नहीं पूछे जाएंगे आपको, आपसे मेनली पूछा जाएगा कि ये डिजीजेस किस तरह की है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दीज आर वायरल डिजीजेस नॉट बैक्टीरियल डिजीजेस। तो एटलीस्ट बच्चों बैक्टीरियल डिजीजेस के केस में आप बैक्टीरिया के नाम याद रखें, वायरल डिजीजेस के केसेस में आप वायरसेस के नाम अगर नहीं भी याद रख पाए तो इट्स ओके। कॉमन कोल्ड का याद रख लेना, राइनो वायरस से होता है, और रेबडो वायरस जो है रेबीज़ का, वो एक याद रख लेना आप। इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमिक्सो वायरस हो ही गया, वो वैसे ही याद रहेगा आपको। कॉमन कोल्ड का याद रखना, नाक में होता है ना, तो राइनो, राइनो नोज के लिए होता है, राइनोलॉजिस्ट नाक के डॉक्टर को कहते हैं। तो राइनो वायरस जो होता है वो कॉमन कोल्ड। और पोलियोमाइलिटिस में कोई दिक्कत नहीं है, पोलियो वायरस से ही होता है, चाहे तो पिकोरना वायरस ग्रुप से बिलोंग करता है वो ठीक है, लेकिन पोलियो वायरस है। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस से हो ही रहा है। तो दीज आर सम नेम ऑफ द वायरसेस, याद हो जाएंगे वैसे आपको, नहीं भी याद हो तो बच्चों एटलीस्ट इतनी कृपा करना कि आपको ये डिस्टिंग्विश कर पाए कि विच इज़ द वायरल डिजीज एंड विच इज़ द बैक्टीरियल डिजीज़। अभी इसके अलावा भी हमारे पास दो बड़ी बड़ी मेजर वायरल डिजीजेज और बची हुई है, एक हिपेटाइटिस है ना, और एक हमारी HIV। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट वायरल डिजीजेज और बची हुई है। आजकल एक और बीमारी चल रही है नई, कोविड-19। तो ये इनके बारे में मैं आपको, हेपेटाइटिस तो हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, HIV भी हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो हम इनके बारे में बाद में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। सारे डिजीजेस प्लीज़ आप याद कर लें, बैक्टीरियल डिजीजेस के नाम याद कर लें सारे, और सारे बैक्टीरिया, उनसे जो नाम है बैक्टीरिया के वो भी याद कर लें। सिम्टम्स मैंने आपको सिर्फ जिनके बताए उनके ही याद करें, सबके सारे सिम्टम्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।